और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और उसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से हिंदी टॉपिक। और हिंदी का चैप्टर 1 वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। इसके पहले मैंने आपको मैथ्स के काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर 5 आपका चल रहा है लाइव क्लासेस में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आपके लिए अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ज्वाइन कर लो, है ना। और जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जैसे ही कोई भी क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आप क्लास 6 to 10th के साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, है ना, कि क्लासेस चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए भी आपके लिए लिंक है अपने दूसरे चैनल का, पढ़ लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर सब्सक्राइब कर लो उसको भी। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला चैप्टर है वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, पढ़ भी चुके होगे, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, लेकिन इस बार 2022 के लिए भी आपको फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि होता क्या है। सबसे पहले तो हम वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। देखो भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। तो वर्ण क्या, अगर एग्जाम में आता ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसमें आपका जवाब क्या होना चाहिए? वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्ण की खास बात होती है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं कि भाषा का आधार होता है और इन्हीं से शब्दों की रचना होती है। ठीक है, जैसे शब्द बनाया गया और शब्दों से एक वाक्य की रचना होती है। अब जैसे एक वाक्य दिया गया है कि किसान फसल उगाएगा, तो इसमें कुल कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, मतलब 3 शब्द हैं सब में। अब अगर हम इसमें वर्णों की पहचान करें कि सभी अलग अलग वर्ण बताओ, तो किसान को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, आधा का है, फिर छोटी ई है, फिर आधा सा है, फिर उस पर आ की मात्रा है, फिर आधा ना है, फिर उस पर छोटा आ है। ठीक है ना, कोई भी मात्रा अगर जैसे अगर बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देख लो कि सब में स्वर लगा हुआ है। देखो, का के बाद ई, सा के बाद आ और ना के बाद आ। ठीक है ना, ऐसे ही फसल में तो फा, आधा फा रहेगा। ठीक है, ये जो पूरा लिखा है ये ऐसे रहेगा फा। ठीक है, उसमें प्लस आ रहेगा, फिर आधा सा रहेगा, सा हलंत जो लगा इसका मतलब आधा है, फिर उसमें आ छोटा आ रहेगा, फिर ला हलंत है मतलब आधा है, उसमें आ लगा है, तो ये हो गया फसल। उगाएगा में देखो, ऊ तो ऑलरेडी स्वर है ना, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे स्वर व्यंजन क्या है। फिर गा है तो गा पे आधा लगा, फिर आ की मात्रा लगी है इसमें, फिर ए है। ठीक है, तो ए है तो यहाँ पर ए भी हमारा स्वर है। उसके बाद ग है तो आधा लगेगा, आ की मात्रा है तो बड़ा लगा। तो अगर सब में देखो तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है किसान फसल और उगाएगा। और तीनों शब्द जो हैं वो 6 वर्णों से मिलकर, तो ये जो अलग अलग हम इसके खंड किए हैं ना, जो इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, यही इसके स्वर हैं, तो इसके वर्ण हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब किसान में कुल 6 वर्ण हैं। फसल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फसल में भी कुल 6 वर्ण हैं। उगाएगा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसमें भी 6 वर्ण हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इसके आगे इनके टुकड़े नहीं कर पाओगे। जैसे अगर कहा जाए कि इसको इसके कोई और टुकड़े कर सकते हो, इसके कुछ और टुकड़े कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वर्ण की परिभाषा याद हो गई होगी। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, और वर्ण जो होते हैं ये भाषा के आधार होते हैं, वर्णों से ही शब्दों की रचना होती है, बस खत्म बात। ठीक है, चलो अब आती है अगली चीज, वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या चीज होती है भाई? देखो, वर्णमाला जो होता है तो ये जो वर्णों का समूह होता है, जो भी वर्ण पढ़े हो अभी तक, तो वर्णों का जो समूह होता है ये क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो किसी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब अगर वर्णमाला देखो तो तुम जूनियर में अगर रहे होगे
तो एक ABCD का एक चार्ट होता था, है ना, इंग्लिश का ABCD, स्मॉल कैपिटल, उसके बाद छोटा बड़ा, मतलब उसमें का खा गा घा का एक चार्ट होता था। तो वो क्या कहलाता, वो वर्णमाला का है ना, वो वर्णमाला चार्ट है। ठीक है, तो इसे किसी भाषा में, कोई भी भाषा हो सकती है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। मतलब कौन से सीक्वेंस में आएंगे ये, क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्णों के भेद क्या होते हैं। तो वर्णों के भेद क्या, वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, अगर देखे हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, चाहे इंग्लिश और हिंदी तो आपने बेसिक जरूर देखी होगी। तो उसमें हिंदी में देखोगे तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू, है ना, ऐसे करके होते हैं, आह तक, आ तक। तो ये स्वर होते हैं। उसके बाद का से लेके का से लेके ज्ञा तक जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में A E I O U ये 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। बाकी जो बचे वो सारे के सारे व्यंजन होते हैं। तो यही से मतलब वर्णों के जो भेद होते हैं, कोई भाषा उसके दो भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती तथा जिनके उच्चारण बिना रुकावट के बाहर निकलते उन्हें स्वर कहते हैं। भाई बहुत सीधी सी चीज़ है ना। मतलब इसमें कोई और अगर सोचो कि इसके खंड कर लो तो इसके खंड नहीं कर पाओगे। मतलब ये बिना किसी अन्य वर्ण के सहायता के ये अकेले अकेले ही चलते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या आती है कि इनको बोलते समय ई उ ए ओ औ अंगा, यहाँ तक देखो। तो अगर हम इसको बोलते हैं तो बोलने में कोई भी रुकावट नहीं आती, तो इन्हें स्वर कहते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, आ ई ए ओ, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे स्वर होंगे। चल अब देखते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर के अगर देखोगे तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन कौन से होते हैं वह अगर देखोगे तो इसके कुल कितने भेद होते हैं भाई, इसके कुल भेद होते हैं कितने, इसके भेद होते हैं हमारे 3। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अगर देखोगे तो एक तो पहला तो आ गया हमारा ह्रस्व स्वर। ये क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में मतलब जितने भी छोटे अक्षर वाले शब्द है ना उन्हीं को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। तो अ ई उ री, इन सबको बोलने में देखो बहुत ही कम समय लग रहा है। तो जिन वर्णों को उच्चारण में, जिन वर्णों के बोलने में समय कम लगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे उन्हें बोलते। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो मतलब इनसे बोलने में जो बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे इनकी अपेक्षा में, उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब जैसे इसमें आ गया आ ई उ ए ऐ ओ औ, देख रहे हो ना, ये सर। तो ये कहने मतलब ये अगर ह्रस्व स्वर देखें तो ये संख्या में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं बच्चा, 7 होते हैं। कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर होता है जिनको बोलने में कम समय लगता है, ये 4 होते हैं, आ ई उ री। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको ह्रस्व स्वर की तुलना में बोलने में ज़्यादा समय, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर की खास बात क्या होगी, ये संख्या में 7 होते हैं, जिसमें आ ई उ ए ऐ ओ और औ होते हैं। ठीक है, फिर आता है प्लुत स्वर। देखो प्लुत स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, देखो सीक्वेंस देख लो, ये लगा इसमें कम लगता है, दीर्घ में इससे थोड़ा ज़्यादा लगता है, और इसमें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, तो उन्हें को हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर को बोलते हैं। अब ये कहाँ से आ गया भैया प्लुत स्वर, जैसे ही बीच में देखते हो ये एस टाइप का बना रहता है, ये बने है ना, जो भोजपुरी देखते होंगे उनको पता होगा, है ना। तो ये उनमें ज़्यादा होता है ये, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये थोड़ा सा और लंबा, जैसे ये लिखा है तो ये ओम नहीं पढ़ा जाएगा, ओम क्या पढ़ेंगे, ओम। यहाँ पर ये राम नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ेंगे, राम। क्या पढ़ेंगे, राम, है ना। ऐसे ही हे, आप देख रहे हो जितनी बार ये चलता जाएगा उतना ही ये लंबा बोलते रहेंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा लगता है, और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी
ज़्यादा समय लगता है। बताओ भाई, बात आगे समझ में ना, बहुत ही आसान था। चलो अगला देखते हैं स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राएं देखो, जब शब्दों की शुरुआत स्वर से होती है तो उन्हें मूल रूप में लिखा जाता है। हाँ ये चीज़ जान लो। जैसे अगर मान लो कि तुमको लिखना है अमर, क्या लिखना है अमर, या लिखना है तुमको आम, तो भैया इसको से सीधा सीधा लिखोगे अमर, है ना, तब ये मात्रा नहीं है। लेकिन अगर ये बीच में आए, किसी व्यंजन के बाद आए, तो ये मात्रा बन जाते हैं। ठीक है, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग मूल रूप में न करके मात्रा के रूप में किया जाता है। जैसे अगर मुझे आ का यूज बाद में करना हो, जैसे अगर मुझे करना हो राम या करना हो कमल, तो ऐसे लिखेंगे क म ल। तो क में आ लगा है, म में अ लगा है, ला में अ लगा है, ठीक है ना। तो ये होता है, जैसे अभी हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया था ना, तो उसी तरह से कि अगर ये शब्द में सबसे पहले आए तब तो ये बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसे इमली लिखते हो, है ना, इमली, तो उसमें ई जो है आगे पूरा लिखते हो। लेकिन अगर ये स्वर के बाद आए तो ये सीधे नहीं लिखे जाएंगे, तो इन क्या हो जाएंगे, ये मात्रा का रूप ले लेंगे। ठीक है ना। तो प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं निश्चित हैं। जैसे इन्हीं मात्राओं के रूप में ये स्वर व्यंजन से जुड़ते हैं। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं है, आ की कोई मात्रा नहीं, ये तो पता ही है। जैसे लिखा है क और आ, ये मिलके का बनते हैं। जैसे कल, क्या लिखा है कल, तो इसमें आधा का प्लस आ, आधा ला प्लस आ, ठीक है ना, कल। कब, ऐसे ही कब हुआ, तो इससे आ छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की मात्रा अगर देखोगे तो इसमें एक किसी भी व्यंजन के आगे एक डंडी और लगा देते हैं। जैसे आधा का है, उसमें बड़ा आ अगर हम जोड़ दें तो हो जाता है का, तो उसी में जैसे काल, काम, समझ में आ गया ना। ऐसे ही आ गया ई, दो छोटी ई, तो छोटी ई अगर हम किसी पे रखते हैं, अगर का के बाद छोटी ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, छोटी की मात्रा की। जैसे किधर, किनारा, बात आ रही समझ में। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा के लिए, है ना, तो उसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। जैसे का के बाद अगर हमें बड़ी ई लिखना हो तो हम लिखेंगे की। अगर हमें का के बाद ऊ लिखना हो तो हम लिखेंगे कू, है ना। का के बाद बड़ा ऊ के लिखना हो तो लिखेंगे कू। का के बाद री लिखना है तो लिखेंगे क्री। और क क के बाद ए लिखना हो तो लिखेंगे के। यानी ये देखो जितने भी स्वर आ रहे हैं ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं, मात्रा के रूप ले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वर अगर शब्द में सबसे पहले आए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे होते हैं वैसे ही लिखने हैं। लेकिन अगर ये किसी स्वर के बाद आए तो इनके बाद हमेशा ये क्या हो जाएंगे, ये एक मात्रा का रूप ले लेंगे। बताओ भाई, बात आई समझ में इतनी, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये था हमारा स्वर। अब हम अगले इसके टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा व्यंजन। तो व्यंजन हम देखेंगे इसके अगले क्लास में, क्योंकि क्लास हो जाएगी थोड़ी सी लंबी। इस वीडियो में अगर आपको इस क्लास में कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आकर हमसे पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी आपको स्टडी से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा। तब तक के लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।